आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की स्टैटिक जीएस की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। और बिल्कुल जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उससे बिल्कुल हट करके बिल्कुल एक्स्ट्रा, जहां तक वर्तमान की परीक्षाओं में क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है, आज हम लोग वहां तक पढ़ने वाले हैं। केवल 7 या 8 नृत्य पढ़ करके उनके राज्य नहीं याद करने हैं, केवल 8 प्रश्न नहीं आपको पढ़ने हैं, यहां पर आपको इनके बारे में समझना है। जहां से क्वेश्चन वर्तमान की जो सभी प्रकार की परीक्षाएं हैं पूछ रही हैं उनके बारे में देखना है। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं पिछली क्लासों में, बिल्कुल आपको सबसे हटकर अलग और विशेष जानकारी आपको मिलेगी। जहां से परीक्षाएं लगातार क्वेश्चन पूछ रही हैं और बच्चे उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम आपको समझा रहे हैं और बताएंगे जो बिल्कुल समझने की कोशिश करें। आइए चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका मिलता है कि हम लोग भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में देखते हैं। तो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है ऐसे नृत्य जिनका संबंध बिल्कुल याद रखना है, जिनका संबंध वैदिक पुराणिक या पौराणिक कथाओं से हो। सीधी सी बात याद कर लें, पौराणिक कथाओं से हो। एक प्रश्न बिल्कुल आपको याद करना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर यह होता है कि लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोक नृत्य अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं, लोकगीत अलग होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य उसे कहा जाता है जिनका संबंध सीधे सीधे पौराणिक कथाएं जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों से संबंधित कथाओं पर डांस जो किए जाते हैं उनको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका पहला वर्णन अगर कहीं से मिलता है तो नाट्य शास्त्र से मिलता है। बिल्कुल याद रखेंगे, नाट्य शास्त्र ये जो आपकी रचना है इससे सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, सबसे पहला वर्णन इनका कहाँ पर किया गया है? नाट्य शास्त्र में किया गया है। एक बात और जान लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर बात की गई है कि भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इन नृत्यों में सबसे प्रमुख बात ये होती है कि ये जो होते हैं सभी के सभी शास्त्र सम्मत होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शास्त्रीय नृत्य होंगे वो शास्त्र सम्मत ही होंगे, बिना आधार के इन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होता है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भारत में कौन देता है? तो इसका आप जवाब याद रखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय नाट्य कला अकेडमी। बिल्कुल याद रखेंगे, भारत में किसी भी नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है तो कौन देता है? याद रखना है इसका आंसर आप बिल्कुल, इसे कहा जाता है भारतीय नाट्य अकेडमी। ध्यान रखेंगे, भारतीय नाट्य अकेडमी जो होती है ये किसी भी ऐसे नृत्य जिसका संबंध किसी पौराणिक कथा से होता है तो उसका अध्ययन करके उसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान करती है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि भारत में हम लोग अगर देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य की बात करी जाए तो बिल्कुल याद रखना है भरतनाट्यम करना है आपको। क्या करना है? भरतनाट्यम। ये जो नृत्य है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और इसी क्वेश्चन को अगर आप रिपीट मारते हैं, इसका विपरीत क्वेश्चन, भारत का सबसे नया लोक जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उसका जवाब आप क्या करेंगे?
सत्क्रिया करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है, सत्क्रिया करना है। यानी कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको भरतनाट्यम करना है, और सबसे नया कौन सा है, तो सत्क्रिया करना है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि लगातार परीक्षाओं में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बच्चे केवल 7 प्रश्न याद कर लेते हैं कि नहीं कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, मगर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर परीक्षा के आधार पर आप अपने इस स्टैटिक जीएस के टॉपिक को बिल्कुल तैयार करें। आइए हम लोग चलते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके आधार पर अगर हम एक एक बात करते हैं तो एक चीज़ ये देखते हैं कि ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ये इनके किसी न किसी पौराणिक कथा के भाव से संबंधित होते हैं। तो जिस तरीके से अभी कुछ परीक्षाओं ने लगातार जैसे क्वेश्चनों को पूछा है, तो पूछा गया है कि इन शास्त्रीय नृत्यों के भाव कौन कौन से होते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं हम बिल्कुल बैकग्राउंड में एक बार लेके चलते हैं यहाँ पर, बिल्कुल जिसमें टाइम कम लगे और क्लास पूरी की पूरी कम टाइम में हो जाए, इसलिए हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे कि हमारे शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं इनके भाव कौन से हैं। तो एक बार जानने की बिल्कुल यहाँ तक कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे अपने कौन से नृत्य की, हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम जो नृत्य होता है, जैसे इसकी अगर हम चर्चा करें तो एक बार और थोड़ा सा देख लें, क्योंकि थोड़ा सा छोटा लग रहा है। बिल्कुल अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपने भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं, तो भरतनाट्यम जो आपका नृत्य है, जो आपका ये नृत्य है, ये किस भाव का नृत्य होता है, बिल्कुल याद कर लें। बिल्कुल पहली बार आप YouTube पर समझ पा रहे होंगे कि नृत्य के भावों को आपको याद करना होगा। लगातार अगर हम यूपीएससी तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा रहे हैं, आरओ एआरओ से लेकर के रेलवे, स्टैटिक जीएस, जहाँ जहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन बदल गए हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए बच्चों, ये 7 राज्य के 7 शास्त्रीय नृत्य प्रत्येक बच्चे को याद हो चुके हैं। तो परीक्षा का कार्य क्या होता है, परीक्षा समय समय पर उसमें परिवर्तन करती रहती है, जिससे बच्चे क्वेश्चन थोड़े से लेवल में ऊपर उठते चले जाते हैं। तो बिल्कुल आप भी ऊपर उठिएगा, जैसा सब ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल आप भी ऊपर उठिएगा, क्योंकि कहते हैं कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता है। तो बिल्कुल एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, रुकिए नहीं किसी जगह पर, यानी कि आप जहां तक याद कर चुके हैं उसके आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है 7 राज्य के 7 नृत्य बच्चे याद करते हैं, मगर बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा भाव होता है। ये जो नाट्य भरतनाट्यम होता है बेटा, यहाँ पर जो नृत्य का भाव होता है ये लास्य भाव होता है। ये भाव किससे उत्पन्न होते हैं, ये भाव वो होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा भरत मुनि का ही एक और ग्रंथ है जिसे हम रस शास्त्र कहते हैं। ये तो नाट्य शास्त्र है, ध्यान रखेंगे, ये तो नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन किया गया है, मगर भरत मुनि के रस शास्त्र में ये बात करी गई है कि जो उनके रस होते हैं उनके अस्थायी कुछ भाव होते हैं। तो जब नृत्य किया जा रहा होता है तो उसकी एक आंतरिक मुद्रा, हृदय की जो मुद्रा होती है, आंतरिक हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। तो यहाँ कौन सा भाव होता है, ये होता है लास्य भाव। और दूसरी चीज, शास्त्रीय नृत्य वही शास्त्रीय नृत्य होगा जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कथा से होगा। अगर वो पौराणिक कथा से नहीं है, लोक समाज और समाज के कुछ प्रचलित जो परिधान या फिर रहन सहन किसी चीज से, किसी छोटे से समाज से जुड़ा नृत्य होगा, तो कभी शास्त्रीय नृत्य नहीं हो सकता। उसे क्या कहा जाता है, लोक नृत्य कहा जाता है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, लोक नृत्य क्या होते हैं, लोक नृत्य किसी भी परिवेश, वेशभूषा, जनजाति या फिर किसी स्थानीय लोक कला से संबंधित नृत्यों को लोक नृत्य कहते हैं। परंतु शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो कि, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनका संबंध किसी न किसी पौराणिक कथा से होता है। आइए चलते हैं कथक। कथक के बारे में देखते हैं, ये कौन सा भाव होता है। कथक में दोनों भाव उत्पन्न होते हैं, लास्य भाव भी उत्पन्न होता है और तांडव भाव भी उत्पन्न होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भगवान शिव जिसे हम कहते हैं, तो भगवान शिव के नृत्य के भाव को क्या कहते हैं, वो एक तांडव भाव था। भगवान शिव का जो नृत्य है, बिल्कुल कहीं न कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत से धारावाहिक आते हैं जहां पर शिव का नृत्य दिखाया गया है। तो बिल्कुल वो कैसा भाव होता है, वो लास्य भाव होता है। और कथकली की बात करते हैं तो कथकली में कौन सा भाव है, कथकली यहाँ पर लास्य भाव होता है बिल्कुल। और मोहिनी अट्टम में कौन सा भाव होता है, मोहिनी अट्टम का भी
लास्य भाव होता है। कुचिपुड़ी में भी याद रखेंगे कौन सा भाव उत्पन्न होता है, लास्य भाव उत्पन्न होता है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अपने कौन से, ओडिसी की बात कर रहे हैं। ओडिसी में कौन सा भाव होता है, लास्य भाव होता है। और उसके बाद हम मणिपुरी की बात करेंगे। मणिपुरी में लास्य भाव और तांडव भाव दोनों का मेल होता है, दोनों मिक्सचर होते हैं इन नृत्य में। और जो सत्रिया नृत्य होता है इसमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है, इसमें लास्य भाव उत्पन्न होता है। बिल्कुल नोट्स बनाते चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करके, कोई भी छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम बात करेंगे अपने किसकी, भरतनाट्यम की बात करेंगे, तो भरतनाट्यम किस राज्य का लोक जो शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम आता है कहाँ का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु। बिल्कुल याद रखेंगे। ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। कथक कहाँ का होता है, तो कथक आप याद रखेंगे यूपी के साथ साथ ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये समस्त उत्तर भारत का भी होता है, यानी कि समस्त उत्तर भारत का जो होता है वो कौन सा है, कथक होता है। बिल्कुल कथक होता है। और एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो कथक है ये उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ जो है शास्त्रीय नृत्य होता है। आइए चलते हैं अपने अगले की ओर, कथकली की बात करते हैं। तो कथकली कहाँ का है, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल राज्य का नृत्य है जिसे हम कथकली कहते हैं। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं, यहाँ पर मोहिनी अट्टम के बाद कुचिपुड़ी की बात करते हैं, तो ये कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी जो आपका होता है ये आंध्र प्रदेश का होता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी की बात करेंगे तो बिल्कुल राज्य का नाम लिखा ही है, उड़ीसा, यानी कि ये जो लोक नृत्य होता है कहाँ का है, ध्यान रखेंगे ये उड़ीसा का है, एक बार बिल्कुल उड़ीसा राज्य का है, जिसमें गलती ना हो, उड़ीसा राज्य। और मणिपुरी कहाँ का है, ऐसे नृत्यों में तो सीधे नाम ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में, जितने हमारे नए बच्चे हैं और पुराने बच्चों को लगभग एक कंप्लीटली तैयार होगा। अब देखते हैं ओडिसी उड़ीसा का हो गया, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, मणिपुर का है। और अगर हम बात करते हैं सत्रिया कहाँ का है, तो ये आता है आपके असम राज्य का आता है। अब अगर हम बात करते हैं अपने इन नृत्यों के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत से हम प्रारंभ करते हैं अपने भरतनाट्यम जो है नृत्य से बात करते हैं। तो भरतनाट्यम हमारा एक ऐसा नृत्य है जो कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, बिल्कुल जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये जो नृत्य होते हैं इनमें एक भाव उत्पन्न होता है। और तमिलनाडु का ये जो भरतनाट्यम नृत्य है ये एक प्रकार से देखा जाए तो महिला विधा का नृत्य है। ये कैसी विधा का नृत्य है, महिला विधा का नृत्य है। यानी कि इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो भारत का सबसे पुराना नृत्य है। और इस नृत्य को सबसे पहले तमिलनाडु में जो मंदिरों में रहने वाली महिलाएं होती थी, यानी उनको क्या कहा जाता था, देवदासी। इनको क्या कहते थे, देवदासी। इसका मतलब होता है भगवान देवता की जो दासियां होती थी उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता था। और यह नृत्य कहाँ होता था, भरतनाट्यम, ये आपके तमिलनाडु का नृत्य था। और यह एक पौराणिक जो है नृत्य है, भगवान शंकर की जो दासियां होती थी, या फिर कह सकते हैं देवताओं की जो दासियां होती थी मंदिरों में किया करती थी, इसलिए ये केवल महिला नृत्य करती है। यानी कि भरतनाट्यम नृत्य कौन करता है, केवल महिलाएं ही करती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं अपने कथक के बारे में। कथक वैसे तो वास्तव में देखा गया कि ये कथक नृत्य जो है ये पुरुष विधा में चला जाता है, पुरुष विधा का नृत्य होता है। परंतु यहाँ पर एक बात देखने में आई है कि यह पुरुष विधा के नृत्य होने के बावजूद भी इस नृत्य की कुछ कलाकार महिलाएं भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर नाम सुना होगा आपने, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, गोपी महाराज, गुदई महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, यहाँ पर जितने हमारे ये प्रमुख इनके कलाकार हैं वो सारे के सारे पुरुष कलाकार हैं, क्योंकि ये पुरुष गेटअप में किया जाता है।
अगर महिला नृत्य करती है तो वो भी इस नृत्य को, जैसे कि हम बात करें तो श्रीदेवी की अगर बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, तो ये ऐसी महिलाएं रही हैं जो कि कथक के अच्छे कलाकारों में इनकी गिनती की गई है। आइए चलते हैं हम लोग अपने कथकली के बारे में देखते हैं। कथकली, जो कथकली आपका होता है, जैसे हम अपने केरल की बात करें तो कथकली नृत्य जो आपका होता है, वास्तव में ये आप देख पा रहे हैं कि तांडव भाव से संबंधित है। और इस नृत्य का संबंध जो हमारी पौराणिक कथा कही जाती हैं यानी पुराण से है, यानी कि पुराणों से है इसका सीधा संबंध। और अगर हम पुराण की बात भी करेंगे तो जैसे जैसे आपका अभिनय होता है, मूक अभिनय होता है, मूक का मतलब होता है भगवानों के बारे में, पुराणों के बारे में बिल्कुल बिना बोले नृत्य करना है, जिससे बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले यानी दर्शक को क्या बताना है, पौराणिक कथाएं सुनानी हैं, दिखानी है। अब आप बता सकते हैं कि पौराणिक कथाएं सुनानी हो और मुंह से न बोलना हो, बॉडी लैंग्वेज से ये नृत्य किया जाता है और अपने सामने वाले दर्शक को जो है पूरी बताने की बात की जाती है। अब देखते हैं हम लोग अपने मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं। मोहिनी अट्टम जो आपका नृत्य होता है, यह नृत्य का जनक किसे कहते हैं, तो इस नृत्य का जनक कहा जाता है भगवान विष्णु को। एक पौराणिक कथा आती है जहां पर भगवान विष्णु को भस्मासुर नामक एक राक्षस जो था, भस्मासुर राक्षस, तो उसको जो है मारने का जो है एक बात कर सकते हैं कि मारने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर भगवान जो विष्णु थे उन्होंने किसका गेटअप बनाया था, उन्होंने एक सुंदर स्त्री का गेटअप बनाया था जिसमें भस्मासुर बिल्कुल इनके पीछे पड़ा और शादी करने के लिए बिल्कुल उनके जैसे डांस करने में जब वो प्रारंभ किया तो सर पर हाथ रखते ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि भस्मासुर को एक श्राप मिला हुआ था कि जिस पर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो भगवान विष्णु थे, जो मोहिनी का रूप उन्होंने रखा था, मोहिनी ने उनको डांस करवाने के दौरान सर के ऊपर हाथ रखवा दिया, जिसके कारण वो स्वयं नष्ट हो गया था। तो यहाँ पर ये रूप मोहिनी रूप रख के विष्णु ने किया था, इसलिए इस नृत्य को क्या कहते हैं, मोहिनी अट्टम। इसमें कौन सा भाव होता है, लास्य भाव होता है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी बिल्कुल सिंपल सा तमिलनाडु का जो होता है, ये पुरुष और महिला विधा दोनों के गेटअप का नृत्य होता है। और दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं ओडिसी की बात करेंगे तो ओडिसी उड़ीसा का है, ये महिला विधा में नृत्य किया जाता है। और दूसरी अगर हम बात करेंगे मणिपुरी, तो मणिपुरी जो अपने भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित नृत्य है। और यह नृत्य मणिपुर के अगर हम बात करें तो लास्य और तांडव, यहाँ पर आप खुद समझ पा रहे हैं कि जहाँ लास्य और तांडव मिला हुआ है तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों मिल के डांस करते हैं। और दूसरा सत्रिया, अगर हम सत्रिया की बात करें तो भारत का सबसे नया, क्या कहेंगे, भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और जिसे अगर बात करेंगे भारत की जो कला अकेडमी है, जिसे हम लोग नाटक अकेडमी कहते हैं, नाट्य अकेडमी कहते हैं, इसने 2000 में, कब 2000 में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। परंतु अगर हम यहाँ पर आपको एक संकेत दे दिए हैं, ये संकेत आपका है 9 नंबर का संकेत है, ये संकेत है छऊ। छऊ शास्त्रीय नृत्य जो है आपका शास्त्रीय नृत्य, ये नृत्य कहाँ का है, ये नृत्य है उड़ीसा का। छऊ कहाँ का है, उड़ीसा का है, जिसे शास्त्रीय नृत्य के दर्जे के लिए जो है अभी नॉमिनेट किया गया है। मगर संगीत कला अकेडमी जो आपकी है, नाट्य अकेडमी है, उसने अभी इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा अभी दिया नहीं है। मगर अभी वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो कितनी याद करनी है, आपको 8 ही याद करनी है। और 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया है। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, तो याद रखना है इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2000 वर्ष में दिया गया था। अगली क्लास में फिर मिलते हैं स्टैटिक जीएस की, जो इसकी अगली क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।